विद्यार्थियों, सभी मित्रों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे विद्यार्थियों, पढ़ेंगे प्राचीन भारत में राज्यों के प्रकार, अर्थात प्राचीन भारत में कितने प्रकार के राज्य हुआ करते थे, उनके क्या क्या स्वरूप थे, ये हम देखेंगे। तो इसमें पहला है नृपतंत्र, अर्थात जिसको राज्य तंत्र भी या राजतंत्र भी जिसको कहते हैं, जहाँ पर राजा राज्य करता है और प्रजा होती है। ठीक है। दूसरा है गणतंत्र। गण अर्थात जिसकी गणना की जाए वो गण है, अर्थात लोकतंत्र, जैसे आजकल हम लोगों का पूरे विश्व में गणतंत्रों का ही बोलबाला है। तीसरे थे कुलीन तंत्र और चौथे थे नगर राज्य। कुलीन तंत्र अर्थात उच्च वर्ग के लोग होते थे और नगर राज्य छोटे छोटे यूनानी नगरों की तरह छोटे छोटे जगहों पर लोग राजा होते थे, पहले से नगर राज्य करते थे। चौथा है नगर राज्य, पांचवा है राज्य संघ और सम्मिलित राज्य। तो इस प्रकार से हम मोटे मोटे तौर पर 5 प्रकारों के राज्य हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यह जानना आवश्यक है विद्यार्थियों कि प्राचीन भारत में चूंकि राजतंत्र का ही अधिक प्रचलन था और तंत्र हमें कम देखने को मिलता है। प्राचीन भारत के जितने भी राज्य शास्त्री हुए या राजतंत्र के जो प्रणेता थे, विचारक थे, उस समय के लेखक थे, उन्होंने राज्यों के विविध प्रकारों का विवेचन बहुत कम किया है, ना के बराबर किया है। और क्योंकि अधिकांश, इसका कारण यह था कि अधिकांश लेखक राजाश्रय में ही पले बड़े थे, सफलते बड़े थे, इसलिए राजतंत्र के ही गुण दोषों का विवेचन वो किया करते थे। फिर भी यत्र तत्र अर्थात कहीं कहीं हमको राज्य के अन्य प्रकारों का भी उल्लेख प्राप्त हो जाता है और इसके स्वरूप आदि के संबंध में विस्तृत जानकारियां तो नहीं मिलती हैं। कारण यह है कि प्रजातंत्र या उच्च वर्ग तंत्र भारतीय राज्य के अतिरिक्त अन्य प्रकार के राज्यों से संबंधित किसी नागरिक ने अपनी लेखनी उठाई ही नहीं। अगर उठाई होती तो अवश्य ही राजतंत्र के अतिरिक्त अन्य शासन तंत्रों के स्वरूप का विस्तृत विवरण भी हमें देखने को मिलता है। तो प्राचीन इतिहास का अगर अध्ययन किया जाए तो उससे प्रतिभासित होता है कि प्रारंभ में अर्थात वैदिक युग के प्रथम चरण में बहुत दिनों तक जन राज्य कायम रहे। अर्थात छोटे छोटे जो आर्यों के कबीले थे और कबीलों से थोड़े से बड़े कबीले हो गए तो उन्हें जन कहा गया और जन से भी जब बड़े हुए तो वो जनपद या राज्यों का स्वरूप लेते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। इस तरह का राज्यों का कोई निश्चित भूभाग या सीमा नहीं थी, बल्कि ये चलते फिरते राज्य थे जो एक जाति के जनों से संबद्ध थे। अर्थात एक प्रकार के लोग अपने एक जन में रहते थे। जन अर्थात एक समूह में रहते थे, एक कबीले में रहते थे। इन्हें एक प्रकार की ज्ञाति राज्य की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। अगर इन्हें यह कहें तो प्रारंभिक राज्य हमको ये कबीलों के रूप में या जन के रूप में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इन जन राज्यों के सभी नागरिक सजात या सना भी होते थे। अर्थात वह एक ही रक्त से जन्म लेते थे, सजात होते थे, अपने ही जाति के होते थे या सनाब होते थे। वैदिक वाङ्मय में विश्वपति जनपद आदि का वर्णन मिलता है। वैदिक युग में कुछ ऐसे जन थे जिनका अपना वैशिष्ट्य था, अपनी विशिष्टता थी। इस प्रकार के जन राज्यों के रूप में अर्थात जो ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जैसे यदु, पुरु, अनु और तुर्वस आदि, इसमें महत्वपूर्ण ऐसे राज्य थे जो विशेष रूप से अपना महत्व रखते थे। वैदिक युग के ही द्वितीय चरण में राजनीतिक जागृति का अपेक्षाकृत अधिक प्रमाण हमको मिलने लगता है। अब इस समय तक ऐसे राज्य अस्तित्व में आ चुके थे जो एक निश्चित भूभाग या सीमा में बसे हुए थे, बंधे थे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक युग में प्रादेशिक राज्य की भावना विकसित हो गई थी। इस प्रकार के प्रादेशिक राज्यों के संकेत अथर्ववेद में कई स्थलों पर किया गया है। इस समय तक विश्व, जन, राष्ट्र या देश शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता था। स्पष्ट है कि विश्व, जन एवं राष्ट्र या देश बोधक शब्द अलग अलग अर्थों के वाचक हो गए थे और ये शब्द प्रादेशिक राज्य का बोध कराने वाला भी हो गया था। तैत्तिरीय संहिता एक ऐसे अनुष्ठान का उल्लेख करती है जिसके संपन्न करने से राजा अपने विश्व अर्थात अपने जनता का पर अपना प्रभुत्व कायम कर सकता है। तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान होते थे जिससे कोई व्यक्ति राजा विश्वास अपनी जनता पर जमा सकता था।
किंतु राष्ट्र या देश पर उसकी प्रभुता इस अनुष्ठान से संभव नहीं हो पाती थी। उसके लिए अन्य उपाय भी विहित हुआ करते थे। इन दृष्टांतों में एक यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक एक निश्चित भूभाग में एक अवस्थित प्रादेशिक राज्य की धारणा उत्तर वैदिक काल तक बद्धमूल हो चली थी। धीरे धीरे इस तरह के राजा सुगठित होकर स्थायित्व प्राप्त कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैदिक युग में हमको नृपतंत्रात्मक अर्थात राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली दिखाई पड़ती है। इस पद्धति के अंतर्गत शासनरत शासक को राजा, महाराजा और सम्राट की उपाधियां प्रदान की जाती थीं, की गईं। और एक प्रसंग में कहा गया है कि इस संस्कार से शासक को एक ही साथ राजा, स्वराज्य, भोज्य, वैराज्य और महाराज का पद प्राप्त होगा। अर्थात विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपनी उपाधि, जैसे स्वराज्य के स्वराट होते थे या भोज होते थे, ऐसे उनके अधिपति अपना नाम लिखा करते थे, जैसे राजा, महाराजा, अधिराज आदि। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य, भोज्य, वैराज्य और साम्राज्य आदि की विविध भागों में अवस्थित विविध प्रकार के राज्यों के रूप में उनका उल्लेख किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत। ठीक है, तो अब यहाँ इनको हम देख सकते हैं बारी बारी अपने पॉइंट के हिसाब से। तो पहले हम लेते हैं नृपतंत्र को। प्राचीन भारत में सर्वाधिक जो प्रचलित शासन पद्धति थी उसे हम राजतंत्र या नृपतंत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के राज्यों का अस्तित्व भारत में दीर्घ काल तक यानी बहुत समय तक विद्यमान रहा है और अन्य प्रकार के राज्यों का समय समय पर उदय हुआ और निश्चित अवधि आने तक चलने के बाद प्रतिकूल आघातों के झोंकों को वो सह नहीं सके और फलतः उनका आधार चरमरा गया और वे समय की गति के साथ ही लुप्त हो गए। अर्थात नृपतंत्रात्मक प्रकार का जो राज्य था वो वैदिक युग से उत्तरोत्तर इस प्रकार सुगठित एवं सुदृढ़ होता गया कि वह संपूर्ण प्राचीन काल में अपने अस्तित्व को कायम रखने में सक्षम था। अर्थात प्रजा भी चाहती थी कि राजतंत्र कायम रहे और राजा भी अपने आप को ये साबित करने में सक्षम हुए कि हम राज्य को चलाने के लायक हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में राजतंत्र का ही ज़्यादा बोलबाला था, अधिक बोलबाला था। इस प्रकार के राज्य को के अधिपति राजा के नाम से कहा गया, किंतु समय समय पर अपने पद और प्रतिष्ठा के अनुकूल यदि उसने बड़ा राज्य अपना बना लिया तो वो राजा, महाराजा, अधिराजा और सम्राट, भोज आदि विभिन्न उपाधियों से अलंकृत भी उसने अपने आप को किया। सम्राट या साम्राज्य राजा के राज्य से अधिक विस्तृत होते थे। जैसे राजा के एक राज्य होता था तो सम्राट के अंतर्गत बहुत सारे कई राज्यों की गणना हो जाती थी जो उसके साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। वैदिक युग के बाद के काल में एक सम्राट के अधीन रहे करद सामंतों के रूप में जो राजा को कर प्रदान करते थे, ऐसे छोटे छोटे राजाओं के होने की सूचनाएं भी मिलती हैं। संभव है कि सम्राट का साम्राज्य राजा के राज्य से विस्तृत रहा हो। वैसे वैदिक युग में राज्यों की सीमाएं एक लघु परिधि के अंतर्गत ही थी। अर्थात वैदिक काल में हम बड़े राज्यों को नहीं पाते हैं, छोटे छोटे राज्य ही देखने को मिलते हैं जिन्हें जन या जनपद या अथवा फिर उत्तर वैदिक काल तक वह राज्य के रूप में, जैसे पंचाल आदि राज्य हो गए थे उत्तर वैदिक काल तक। हस्तिनापुर, कुरु का राज्य, हस्तिनापुर राज्य, पांचाल राज्य, इस तरह बहुत से राज्य उस समय देखने को मिलते हैं। प्राचीन भारत में नृपतंत्र के हमको 3 रूपों का उल्लेख देखने को मिलता है। पहला तो वो ऐसे राज्यों की संख्या अधिक थी जिसका शासन सूत्र एक राजा के हाथ में होता था, अर्थात रिमोट कंट्रोल राजा के हाथ में होता था। दूसरी स्थिति द्वै राज्य की है, जहाँ पर ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पर 2 राजाओं का शासन था अथवा जैसे एक ही राज्य में 2 राजा राज्य करते हों। यूनान में ऐसे राजा हुआ करते थे, जैसे स्पार्टा वगैरह में एक ही राज्य में 2 राजा हुआ करते जो एक दूसरे पर अंकुश लगाए रखते थे बराबर। तो सिकंदर के आक्रमण के समय पाटल एक ऐसा राज्य था जिसमें विभिन्न वंश के 2 राजाओं का संयुक्त शासन विद्यमान था। और ये देखिए, और यहाँ पर एक पांचाल देश में भी मिलती हैं, यहाँ पर भी प्राचीन काल में द्वै राज्य शासन हुआ करता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र को अगर हम देखें तो कौटिल्य इस पद्धति के समर्थक नहीं थे, किंतु उनके अर्थशास्त्र में द्वै राज्य का उल्लेख इस बात की पुष्टि करता है कि प्राचीन भारत में इस प्रकार के नृपतंत्र राज्य का विस्तार अस्तित्व अवश्य ही था।
और जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में वहाँ पर कहा गया है कि जैन साधुओं को ऐसे राज्यों में, 2 राज्यों में एक रात से अधिक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा राजा कृपा करे और कौन सा राजा कोप कर दे और उसकी हत्या भी करा दे। इसलिए सख्त मना किया गया था कि रात्रि विश्राम कभी भी ऐसे राज्यों में ना करें। ग्रंथों में वो देखने को मिलता है। प्राचीन स्पार्टा अर्थात यूनान का जो एक राज्य था स्पार्टा, एथेंस, फ्रांस में एथेंस था और यूनान में स्पार्टा। तो यहाँ पर स्पार्टा में भी 2 राजाओं द्वारा शासित द्वय राज्य विद्यमान था, अर्थात एक ही नगर के 2 शासक हुआ करते थे। इस प्रकार के राज्यों में खींचतान और संघर्ष की स्थिति सदैव ही बनी रहती थी, संभावना रहती थी। शूद्र ये शुंग शासन काल में विदर्भ द्वय राज्य का ज्वलंत दृष्टांत है। शुंगों के काल में विदर्भ में भी 2 राजाओं का शासन हुआ करता था। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र भी द्वय राज्य अर्थात द्वय राज्य का उल्लेख करता है, किंतु यहाँ परस्पर मेल वाले 2 राजाओं के राज्य को 2 राज और परस्पर संघर्षरत वाले राजाओं के राज्य के विरुद्ध राज्य कहा गया है। अगर दोनों आपस में लड़ रहे हैं दोनों राजा, तो द्वय राज्य को विरुद्ध राज्य कहा गया है, और अगर सहयोग से रह रहे हैं तो उन्हें परस्पर राज्य भी की संज्ञा भी दी गई। कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक तीसरे प्रकार के राजतंत्रात्मक शासन का उल्लेख मिलता है हमें, जिसका शासन सामूहिक रूप से एक ही राजकुल के कई सदस्यों की एक समिति के रूप में होता था। इसका उदाहरण मगध के इतिहास में भी मिलता है, जहाँ शिशुनाग के बाद कालाशोक, काकवर्ण के पश्चात 10 पुत्रों ने संयुक्त रूप से शासन किया था, महापद्मनंद आदि के। तो कौटिल्य न तो इसे कुल की संज्ञा, कुल संघ की संज्ञा दिया है, कौटिल्य ने इसे कहा कि ये है कुल संघ ने, और इसका स्वरूप कुछ सीमा तक गण राज्य की भांति ही होता है। यह कुल राज्य भी वंश क्रमानुगत चलता था। तो यहाँ पर राजतंत्र के देख लेते हैं कि एक प्रमुख मनीषी जो शुक्राचार्य थे, शुक्र नीति ने, उन्होंने राजाओं का उनकी आय के आधार पर विभाजन किया है, उनका क्रम से उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो जैसे सामंत होते थे तो 1 लाख से 3 लाख रजत करस आय वाले जो होते हैं वो छोटे सामंत होते थे। उनसे ऊपर होते थे मांडलिक, जो 4 से 10 लाख आय वाले होते थे, और उनके ऊपर होते थे राजन, जो 11 से 20 लाख आय वाले होते थे। फिर उनके ऊपर होता था महाराजा, जो 21 से 50 लाख आय वाला होता था वार्षिक, और उसके ऊपर होते थे सम्राज, जो 51 से 100 लाख आय वाले वर्ष होते थे। और सम्राज से सबराज से 1 करोड़ से 1 से 10 करोड़ आय वाले सबराज कहलाते थे, और विराज 11 से 500 करोड़ आय वाले शासक विराज कहलाते थे। और सार्वभौम जो शासक होता था वो 51 करोड़ से अधिक आय वाला होता था। सार्वभौम शासक को ही हम लोग सम्राट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तालिका से राजतंत्र के प्रकार की नहीं, अपितु राजतंत्र के विभिन्न स्तर दर्शित होते हैं, जो उनके राज्य विस्तार और उनमें उनके विस्तृत भूभाग से प्राप्त होने वाले राजस्व की आय का वर्णन, राजस्व की आय पर निर्भर करते थे, उसका वर्णन मिलता है। जिस आय पर वो निर्भर रहते थे उसी अनुसार उनका पद हुआ करता था। तो ये तो हो गया राजतंत्र। राजतंत्र में कई प्रकार हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें कई लोग भोज कहलाते थे, कई लोग स्वराट कहलाते थे, कई विराट कहलाते थे, कई अपने में से ज्येष्ठ को चुनकर उसको राजा बना देते थे, तब भी ये कुलीन तंत्र कहलाता था। और अब हम देखते हैं गणतंत्र को। गणतंत्र का राज्य के पश्चात भारत में यदि कोई लोकप्रिय शासन तंत्र था तो वो था गणतंत्र। आपको बता दें कि गण का अर्थ होता है जिसकी गिनती की जाए, अर्थात 1 से अधिक शासक जहाँ पर हों उसको हम गणतंत्र कह सकते हैं। जैसे आजकल इसी को हम लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर बहुत से लोगों का शासन अर्थात जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, वही लोकतंत्र या गणतंत्र कहलाता है। तो राजतंत्र के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण शासन विधा थी तो वो थी गणतंत्र की। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी महाभारत, बौद्ध साहित्य एवं अभिलेखित तथा मुद्राओं के साक्ष्यों से इनके बारे में सूचनाएं मिलती हैं। कोई स्वतंत्र राजतंत्र का ग्रंथ नहीं मिलता। राज्यशास्त्र का जो गणतंत्रात्मक पद्धति से संबंधित
राज्यों के स्पष्ट स्वरूप का वर्णन करता हो या स्पष्ट स्वरूप उसका दिखा सकता हो हमें। अर्थात गणतंत्रों के लिए हमें कोई भी ऐसे स्पष्ट ग्रंथ नहीं मिलते हैं कि राजतंत्र की भांति हम गणतंत्र का अध्ययन कर सकें। ठीक है, किंतु बौद्ध साहित्य में आए कुछ प्रसंगों से हमें तत्कालीन गणराज्यों के शासनगत प्रमुख विशेषताओं पर प्रभाव पड़ता है। मित्रों, हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध यात्राएं किया करते थे और वह बहुत सारे गणराज्यों में जाया करते थे और उन्होंने बहुत सारे मठों की, बौद्ध संघों की मठों की स्थापना की थी, जहाँ पर उन्होंने उसी शासन प्रणाली को लागू किया था जो गणराज्य अपने जो नियम अपने लिए बनाते थे। तो हमें बौद्ध ग्रंथों से इसीलिए गणतंत्रों की जानकारी अच्छे से मिल जाती है और बाकी राजतंत्रात्मक ग्रंथों से हमें कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती है। वैदिक युग में भी गणराज्यों के अस्तित्व की सूचनाएं मिलती हैं कुछ कुछ। ये विशुद्ध प्रजातंत्र का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। इन राज्यों का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिनका शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर कई व्यक्तियों के गण या समूह या प्रजा के प्रतिनिधि लोग शासन किया करते हैं, उनके हाथ में रहा। ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लिखित उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व ऐसे ही राज्य थे जहाँ पर विराट शासन तंत्र प्रचलन में था। विराट अर्थात राजा रहित, जहाँ के मुखिया तो थे मगर वह प्रजा भी उसमें बहुत सारा दखल रखती थी। अर्थात प्रजातंत्रात्मक राज्य ही गणतंत्रात्मक राज्य थे। यहाँ के नागरिक विराट अर्थात नृपहीन जन की संज्ञा से अभिहित थे, जिसका राजा ही न हो वही विराट। पाणिनि ने वृक, दामिनी, दांडकी, कौष्टकी, जेलमानी आदि गणराज्यों का उल्लेख किया है। महाभारत में भी गणराज्यों के उल्लेख के साथ कहा गया है कि ये अपनी नीति, सुव्यवस्था, युद्ध निपुणता के लिए विख्यात थे। कौटिल्य ने भी बहुत सारे गणराज्यों का वर्णन किया है, जिसमें लिच्छवी, वज्जी, मल्ल, मद्रक, कुकुर, कुरु, पांचाल आदि गणों का उल्लेख होता है कौटिल्य अर्थशास्त्र में। बौद्ध और जैन साहित्य तो इसके लेखों से भरा पड़ा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में पश्चिमी सीमा पर स्थित 9 गणराज्यों का, जिनमें मालव, अर्जुनायन, योधेय, काक, खरपरिक आदि का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के दिग्विजय में परिणाम स्वरूप इनका अंत हो गया। आपको बता दें कि जो प्राचीन प्रजातंत्रात्मक शासन तंत्र था अर्थात गणतंत्र था, इसका अंत गुप्त शासकों ने ही किया था। लिच्छवी जैसे बड़े बड़े गणराज्यों को भी वो खा गए थे और सब साम्राज्य में परिवर्तित हो गए थे। पुनः प्राचीन भारत में इसका कोई दृष्टांत नहीं मिलता। दृष्टांत हमको कब मिलता है? जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ अर्थात सन 1947 ईस्वी में हमने पुनः अपने प्राचीन गणतंत्रात्मक स्वरूप को अपनाया और राजतंत्रात्मक स्वरूप को छोड़ दिया। अब आजकल विश्व में अधिकांश देश लोकतंत्र अथवा गणतंत्र का ही पालन करते हैं। और तीसरा आता है कुलीन तंत्र या उच्च वर्ग तंत्र। ये ऐसे राज्य थे जिसका शासन सूत्र अभिजात वर्ग के सदस्यों के या सामंतों की एक परिषद के हाथ में होता था। प्राचीन भारतीय गणराज्य भी कुछ सीमा तक उच्च वर्ग तंत्र के सन्निकट ही थे। आज जैसा उनका प्रजातंत्रात्मक स्वरूप नहीं था, जैसे आजकल को लोकतंत्र देखने को मिलता है वैसा नहीं था, फर्क से था। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कोई राजा के हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं था, बल्कि कई लोग इस पे शासन में भाग लिया करते थे। राज्यों में एकाधिक राजा होते थे। इस प्रकार के राज्यों में शतपथ ब्राह्मण तक में भी इस प्रकार के तंत्र का संकेत है, अर्थात वही व्यक्ति राजा बन सकता है जो अन्य राजाओं की सहमति प्राप्त कर ले। और यहाँ पर हम देखते हैं चौथा नगर राज्य। अब प्राचीन भारत में यूनान की भांति नगर राज्यों की अस्तित्व के प्रमाण हमको मिलते हैं। इस प्रकार के राज्यों की सीमा नगर विशेष तक ही सीमित थी। उनकी राजधानी भी होती थी और पार्श्ववर्ती कुछ भूभाग भी उसमें हुआ करते थे। ये बहुत विस्तृत नहीं होते थे, छोटे ही राज्य होते थे। जो यहाँ पर एरियन नामक लेखक से ज्ञात होता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय तक न्यासा एक राज्य था और डायोडोरस ने शिवी नामक राज्य का उल्लेख किया है। ये सभी पहाड़ी राज्य थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, जिन्हें हम नगर राज्य तो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आदि में इससे ज़्यादा नहीं फैले होते थे। इसमें
छोटे छोटे राज्यों के, पहाड़ी राज्यों के अपने अपने हुआ करते थे राजा। और सिकंदर के आक्रमण के समय इनमें से बहुत से ऐसे पहाड़ी नगर राज्यों ने सिकंदर के आक्रमणों का सामना भी किया था वीरता से। ठीक है, तो जिसके नागरिकों ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बदले अपने नगर राज्य का स्वराज्य प्राप्त कर लिया था। बहुत से लोगों ने कहा कि हमें स्वतंत्र रहने दीजिए, हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन हमारी स्वतंत्रता कायम रहने दीजिए। तो सिकंदर से उन्होंने इसकी भी हामी भरवा ली थी। तो इतना ही नहीं, कुछ ऐसे नगर प्राचीन भारत में थे जिनकी अपनी स्वतंत्र मुद्राएं भी प्रचलन में थी, अपनी मुद्रा भी चलाते थे। ऐसे नगरों में त्रिपुरी, माध्यमिका, उज्जैनी, वाराणसी और कौशाम्बी आदि उल्लेखनीय हैं। तो इस प्रकार के प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि नगर भी राज्य थे और जिनका अपना अपना पृथक शासन सूत्र था। यानी छोटे छोटे नगर राज्यों के रूप में दिखाई पड़ते हैं जो अपना अपना शासन अपने अपने तरीके से चलाते थे। फिर पांचवा पॉइंट आता है संघ राज्य और सम्मिलित राज्य। उत्तर वैदिक युग से ही प्राचीन भारत में राज्यों के संघ और सम्मिलित राज्य की परिपाटी ज्ञात होती है। हम लोगों को कैसे ज्ञात होती है? पूर्व पांचालों ने एक सम्मिलित राज्य बनाया हुआ था। जैसे किसी बड़े राज्य से यदि जीतना हो तो कई राज्य, 2 राज्य या अधिक राज्य उससे एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण करते थे और अभी अपने बनाए हुए नियमों का वो पालन करते थे, सभी एक दूसरे को सहायता भी करते थे। तो ऐसे राज्यों को ही संघ राज्य कहते थे, जिसमें एक से अधिक या 2 से अधिक राज्य सम्मिलित होते थे। तो ऐसे ही क्षुद्रक और मालव पाणिनि के अष्टाध्यायी में पृथक पृथक राज्य के रूप में उल्लिखित हैं, किंतु महाभारत में उनके सम्मिलित राज्य कायम करने की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात क्षुद्रक और मालव देखने में तो अलग अलग राज्य थे, लेकिन जहाँ बाहरी आक्रमण आदि की आवश्यकता होती थी वहाँ पर वो दोनों एक हो जाते थे। सिकंदर के आक्रमण के समय ही दोनों ने मिलकर एक संघ बनाया और उनके आक्रमण का मुकाबला किया। बौद्ध काल में लिच्छवी गणराज्य ने एक बार मल्लों के साथ और दूसरी बार मिथिला के विदेहों के साथ संघ बनाया था। अजातशत्रु के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए लिच्छवियों के नेतृत्व में 36 गणराज्यों की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से भाग लिया था, क्योंकि मगध एक में हर्यक वंश का शासन हो चुका था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी थे और उन्होंने लिच्छवियों को हरा भी दिया था, ऐसा आता है इतिहास में। तो इनके विरुद्ध 36 गणराज्यों ने एक साथ लिच्छवियों के साथ मिलकर, इनके छोटे छोटे राज्य होते थे, सेनाएं भी थोड़ी थोड़ी होती थी और राज्य और साम्राज्य तो विशाल होते थे, उनकी सेनाएं भी बड़ी होती थी। अतः ये लोग अपना ये संघ बनाकर ऐसे राज्यों से सामना किया करते थे, मुकाबला किया करते थे। लगता है इन गणराज्यों ने ऐसे अवसरों पर अपने रक्षा के लिए एक संघ बनाया था। ये संघ तात्कालिक कारण के साथ उपस्थित होने पर सामयिक बनाते थे, परंतु फिर वह समय समाप्त होने पर अर्थात संकट काल के खत्म होने पर अपने अपने पर ये नियम टूट जाते थे और सभी अपना अपना शासन संभालने लगते थे। अर्थात आक्रमण के समय, संकट के समय ही एक दूसरे का ये संघ बनता था। किंतु ऐसे ही संघ प्राचीन भारत में थे, जो ऐसे भी संघ थे जो शांति और युद्ध काल दोनों में भी अपना संघ बनाए रहते थे, एक साथ रहते थे और अपना शासन भी बराबर संख्या में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की एक परिषद के द्वारा किया करते थे। जब जैसे लिच्छवी मल्ल संघ एक गणतंत्रात्मक मंत्रि परिषद के द्वारा संचालित होते थे। इनकी सबकी मंत्रि परिषद थी। कहते हैं लिच्छवियों में 7,707 राजा थे। इसी प्रकार योद्धियों या मल्लों में 5,000 राजा दिखाई पड़ते हैं योद्धियों के। तो इनकी मुद्राओं से हमें ये सब पता चलता है। लिच्छवी मल्ल संघ के मंत्रि परिषद में कुल 18 सदस्य होते थे। इनमें 9 सदस्य लिच्छवियों के और 9 मल्लों के द्वारा चुने जाते थे। संघ या सम्मिलित राज्यों के स्वरूप एवं कार्य पद्धतियों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। बौद्ध ग्रंथों से कुछ इनकी जानकारी हमें मिलती है, जिसका विस्तृत विवेचन हम कभी गणराज्य के अंतर्गत करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अवश्य पाठ अच्छा लगे, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी लोग कुछ कमेंट्स अवश्य करा करिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि कैसा चल रहा है और मुझे क्या क्या और करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के राज्य हुआ करते थे ये हम देखेंगे। तो इसमें